एक आदमी था जो कबाड़ी का काम करता था, 4 बच्चों का पिता था, लेकिन यूपी एटीएस के मुताबिक वो जासूस निकला। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दिल्ली के सलीमपुर से एक कबाड़ी मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस ने देशद्रोह और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस का दावा है कि हारून भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान की एजेंसियों को दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसका परिवार कह रहा है उसे फंसाया जा रहा है। वो तो बस अपनी बीवी से मिलने पाकिस्तान गया था। क्या सच्चाई सिर्फ एक पक्ष की है या बीच में कोई और बड़ी कहानी छिपी है? मोहम्मद हारून दिल्ली के सलीमपुर में कबाड़ की छोटी सी दुकान चलाता था। 4 भाइयों में सबसे गरीब था। परिवार का दावा है कि बहुत ही साधारण जिंदगी जीता था। 2007 में पहली शादी की थी दिल्ली की एक महिला से, जिसके उसके 3 बच्चे हैं। लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान उसने पाकिस्तान की एक महिला से दूसरी शादी की। परिवार वालों का कहना है कि उसने परिवार को पहले नहीं बताया, लेकिन जब बार बार पाकिस्तान जाने लगा तो शक हुआ। 21 मई की बात है, यूपी एटीएस की टीम सादे कपड़ों में सलीमपुर पहुंचती है। उस वक्त हारून अपने कबाड़ की दुकान पर था। भाई वसीम भी वहां मौजूद था। एटीएस वालों ने पूछा, क्या आप हाल ही में पाकिस्तान गए थे? हारून ने कहा, हाँ मैं गया था अपनी दूसरी बीवी से मिलने। वो पाकिस्तान के गुंजरवाला गांव में रहती है। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा, चिंता मत करो, बस कार में बैठो, और उसको कार में बैठा लिया। उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। अगले दिन परिवार वालों को पता चला हारून को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत 2 धाराएं लगाई गई हैं। धारा 148 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या साजिश करने की कोशिश। यह धारा देशद्रोह जैसी गंभीर साजिशों में लगती है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला काम। आपको बता दूं, इन धाराओं के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और कभी कभी फांसी भी हो सकता है। एटीएस का कहना है कि हारून पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था और भारत की आंतरिक सुरक्षा संवेदनशील जानकारी और शायद कुछ खुफिया दस्तावेज शेयर कर रहा था। खुफिया सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि वह लोगों को पाकिस्तानी वीजा दिलाने के नाम पर पैसे भी लेता था, यानी एक वीजा रैकेट का हिस्सा भी बताया जा रहा है। एटीएस ने उसका मोबाइल, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन जब्त कर लिए हैं। परिवार में से भाई वसीम ने मीडिया से कहा, हमारा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। हारून का पाकिस्तान जाना केवल उसकी दूसरी पत्नी से मिलने के लिए था। कोई जासूसी, कोई डेटा लीक, कोई एजेंसी से लिंक लाइनअप नहीं था। परिवार ने यह भी कहा कि वो तो कबाड़ी है, ना कोई ट्रैवल एजेंसी चलाता है, ना किसी को वीजा दिलवाता है। हारून अपनी पाकिस्तानी बीवी और उसके परिवार का खर्च भी खुद उठाता था। उसे भारत लाने की कोशिश की, लेकिन वीजा अप्रूवल नहीं मिला। बात करें उसकी दूसरी पत्नी की, तो पाकिस्तान के गुंजरवाला की रहने वाली महिला हारून की रिश्तेदार थी। उसका पहला पति उससे तलाक दे चुका था। कोविड लॉकडाउन में ऑनलाइन बातचीत हुई और फिर निकाह। हारून ने भारत में बीवी बच्चों को बाद में बताया। जो भारत में उसकी बीवी बच्चे पहले से रहते थे, एक शादी थी, उसको बाद में बताया। लेकिन अब यही रिश्ता हारून के लिए संदेह का कारण बन गया। याद कीजिए, कुछ ही वक्त पहले एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया था ज्योति मल्होत्रा का। एक नामी यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पैसा, शोहरत, घूमने फिरने की आजादी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान की एजेंसियों से पैसे और महंगे तोहफे के बदले भारत की संवेदनशील जानकारी लीक की। और ये कोई आरोप नहीं, खुद ज्योति ने अपने कबूलनामे में माना कि उसने लालच में आकर देश के साथ गद्दारी की। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उसकी जानकारी का इस्तेमाल हुआ था। तो सवाल ये उठता है, जब एक अमीर और आजाद जिंदगी जी रही महिला भी देश बेच सकती है, तो क्या एक गरीब कबाड़ी हारून क्यों नहीं, जिसके पास ना पैसा था ना पहुंच, क्या वो भी लालच में फंसा हो सकता है? फिलहाल हारून पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ जारी है। हारून पुलिस के कस्टडी में है। उसका मोबाइल, बैंक डिटेल्स, चैट्स सब खंगाले जा रहे हैं। मोहम्मद हारून दोषी है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन इस केस ने एक बार फिर बता दिया कि सरहद के उस पार की हर चीज शक के दायरे में है। आपकी इसमें क्या राय है?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।